प्रोग्राम फोरसाइट के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज़। अपने आज के इस प्रोग्राम में हम कुछ बात करेंगे माशी सूरत हाल के हवाले से। और माशी सूरत हाल की जब बात की जाती है तो बात होती है महंगाई की, क्योंकि दुनिया भर में इस वक्त महंगाई का एक तूफ़ान बरपा है, लेकिन जनूबी एशियाई रीजन में ये महंगाई लोगों के काबू से बाहर होती चली जा रही है। और ना सिर्फ इन ममालिक के हुक्मरान इसको कंट्रोल करने में नाकाम नज़र आते हैं, बल्कि यहाँ के अवाम भी अब इस महंगाई के सताए हुए खासे परेशान हैं। पाकिस्तान इस वक्त शदीद महंगाई की लपेट में है और हाल ही में जो मिनी बजट पेश किया गया है, इसकी कुछ देर बाद ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, इससे अब महंगाई की एक नई लहर यकीनी है। पाकिस्तान का जो कौमी इदारा शुमारियात है, इसके मुताबिक अमूमी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के एतबार से महंगाई में जनवरी 2023 तक गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 27.6% इजाफा हुआ है। सवाल यह है कि पहले ही महंगाई की चक्की में पिसते अवाम अब इस मजीद इजाफे को किस तरह से कंट्रोल करेंगे, किस तरह से इसमें अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी कर सकेंगे और जो उनकी आमदनी है उसमें अपने अखराजात ये पूरे करते हुए नजर आएंगे। इसी पर हम आज कुछ गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान में आखिर महंगाई क्यों बढ़ती चली जा रही है, इस महंगाई की क्या वजूहात हैं और इसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान के शहर कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर माशियात अतीकुर रहमान। उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम फोरसाइट में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। माहिर माशियात अतीकुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कुछ हम बातचीत कर रहे हैं पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से। बहुत शुक्रिया अतीक साहब आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो हमारे देखने वालों को ये बता दीजिए कि हम महंगाई का जिक्र ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि ये महंगाई क्या चीज़ है और इसकी शरह का तयन कैसे किया जाता है, यानी ये किस तरह तय किया जाता है कि किस चीज़ की कीमत में इजाफा किया जाए और उसका क्या फार्मूला है। जी, बहुत शुक्रिया समीन। महंगाई तो बस महंगाई होती है और इसका जो पैमाना है वो हर डिपार्टमेंट अपने हिसाब से करता है। स्टेट बैंक अपने हिसाब से करता है, दूसरे गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज अपने हिसाब से करती हैं। हम इस बिजनेस कम्युनिटी अगर महंगाई को लेते हैं तो वो इस तरह से लेते हैं कि हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन के रेट्स क्या चल रहे हैं। एक्सटर्नल इन्फ्लेशन है कि इंटरनल इन्फ्लेशन है। हमारे पास जो इन्फ्लेशन है वो बाहर से ज़्यादा आया है। हमारा इंटरनल इन्फ्लेशन ज़रा कम है, ये बात समझने की है। उसकी वजह ये है कि हम देख रहे हैं कि हमारे जो पेट्रोलियम के प्राइसेस हैं वो होशरबा बढ़ते चले जा रहे हैं। मकसद अगर हम मिसाल ले लें तो 3 हफ्ते में हमने 55 रुपए अपने पेट्रोलियम के प्राइसेस बढ़ा लिए। दूसरी बात ये है कि पेट्रोलियम से हमारी बिजली का भी बड़ा ताल्लुक है। हम लोग इतने सोलर पे और अल्टरनेटिव एनर्जी पे नहीं गए हैं। तो हो रहा क्या है कि हमारे जो एनर्जी के प्राइसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा, और मैं कहता हूँ उर्फ़ आम में कि किसी की तनख्वाह से ज़्यादा बिजली का बिल आता है हमारे यहाँ। एंड वी आर द हाईएस्ट टैक्स पेड इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स इन द वर्ल्ड। इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए हमें देखना पड़ता है कि हमारी रॉ मटेरियल जो है वो भी हम इंपोर्ट करते हैं, हम लोकली नहीं बनाते। क्या बात है इस तरह है कि हमारी महंगाई इसी तरह बढ़ती है कि हमारे इलेक्ट्रिक का टैरिफ बहुत ज़्यादा है, हमारे पेट्रोलियम के प्राइसेस बहुत ज़्यादा है, हम जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं उसमें हम बेइंतहा ड्यूटी पे करते हैं गवर्नमेंट को, और इसकी वजह से हमारा रॉ मटेरियल भी बहुत महंगा होता है। ये तमाम चीज़ें जब कंपोस्ट होती हैं और प्रोडक्शन पे हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि हम बहुत बड़े एक कंपटीशन की वर्ल्ड से निकल चुके हैं और हम बहुत ज़्यादा महंगाई का शिकार हैं। और इस महंगाई को लेकर हम देखते हैं कि हम क्या अप अपने आप को इम्पोर्ट बेस्ड और इकोनॉमी रखें, क्या हम अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएँ? तो हमको नतीजा ये हासिल होता है कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना तो दूर की बात है, सिसक-सिसक के हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम होती चली जा रही हैं और इम्पोर्ट जो है वो बेइंतहा बढ़ती चली जा रही हैं। यानी जो ट्रेड गैप है वो इतना ह्यूज है कि इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं है। तो जब ऐसे हालात हों और फिर सबसे बढ़कर ये कि हम एक डेट ओरिएंटेड कंट्री हैं, अपने फिस्कल और सिविल डेफिसिट्स को पूरा करने के लिए बाहर से हम कर्जा लेते हैं। जो हम कर्जा लेते हैं उसका एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट हमारी इकोनॉमी पे पड़ता है और इकोनॉमी एक चैलेंजिंग इकोनॉमी बढ़ जाती है। आपका सवाल बड़ा वैलिड है कि इन्फ्लेशन और महँगाई को कैसे आप कैलकुलेट करते हो? तो ये कर्ज़े का बोझ जो है, जो इंटरेस्ट के साथ आप उतारते हो, तो वो सारा मिलाकर आपके जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, सब पे असरअंदाज़ होता है। और फिर इन तमाम भी चीज़ों के साथ-साथ एक चीज़ जो बड़ी इम्पोर्टेंट है, जो मैं बताता चलूँ, वो ये कि हमारा इंटरेस्ट रेट जो है, चूँकि हम मॉर्टगेज इकोनॉमी नहीं है, तो इंटरेस्ट का बढ़ना हमारे फ़ेवर में नहीं है। हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते किसी मुल्क के साथ कि जी अमेरिका से, इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, किसी से हम कंपेयर करें। वो मॉर्टगेज इकोनॉमी है, हम लोग नॉन मॉर्टगेज इकोनॉमी, हम लोग कैश इकोनॉमी है। हमारे पास इंटरेस्ट बढ़ने से क्या होता है कि हम
एक्सेस टू फाइनेंस नहीं कर सकते। हमारा एक्सेस टू फाइनेंस बहुत मुश्किल हो जाता है, बैंक से लोन लेना बहुत महँगा हो जाता है, उसको पे बैक करना बहुत महँगा हो जाता है। तो इन तमाम चीज़ों का असर जब हमारा इंटरेस्ट बढ़ता है, हम एक्सेस टू फाइनेंस नहीं कर सकते, तो हमारी बोरोइंग बहुत महँगी होती है। तो ये सब का इन्फ्लुएंस जो है ना हमारे कॉस्ट पे पड़ता है और वो कॉस्ट महँगी होती चली जा रही है। अदीक साहब, ये बताएं कि आखिर रीज़न क्या है? क्या आए रोज़ पेट्रोल की कीमतों में इजाफा आलमी सतह पर होता है, इससे महंगाई बढ़ जाती है, या जो डॉलर के उतार चढ़ाव हम देखते हैं उसकी कीमत में इजाफा होता है, पाकिस्तान की रुपए की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है, इसके सबब महंगाई बढ़ रही है? क्या रीज़न है? पाकिस्तान में आखिर क्यों महंगाई बढ़ रही है? असल में महंगाई बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमने इंडियन कैलकुलेशंस नहीं किए हैं। लोकली हम प्रोड्यूस नहीं करते चीज़ों को। हमारी एक इंडस्ट्री अगर सिक हो जाती है तो उसको सिक करके बंद कर देते हैं, उसको रीवेटलाइज नहीं करते, रीप्लेनिश नहीं करते। हम जो कुछ करते हैं उसमें स्किल डेवलपमेंट को हम सामने नहीं लेकर आते। जब स्किल डेवलपमेंट नहीं करते तो हम वैल्यू एडेड प्रोडक्शन पे नहीं जाते। किसी चीज़ को उसके साथ मिलाकर बनाना। अब बांग्लादेश उसकी मिसाल प्रोड्यूस करता है और उसमें वैल्यू ऐड करके वो काम करते हैं। तो वैल्यू एडिशन हम नहीं करते। शुरू में जो है ना आपको रीजन बनाई, इसमें काफी पहले समझा दिया कि इलेक्ट्रिकल, गैस, पेट्रोलियम, कर्जों का होना, इंटरेस्ट रेट का बढ़ना, ये सब हमारी महंगाई में एक बहुत ही कलीदी किरदार अदा करते हैं और हमारे इन्फ्लेशन को बढ़ाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये। तो आपके सवाल का जवाब यही है कि हम अपनी महंगाई को खुद भी बढ़ा रहे होते हैं और इन चीज़ों को जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के तहत हमें फेस करनी पड़ती हैं और जो ज़्यादातर एक्सटर्नल आती हैं, गवर्नमेंट मजबूर होती है, चूँकि बाहर से पेट्रोलियम के प्राइसेस बढ़े हैं, ब्रेंट बढ़ा है, तो यहाँ भी पेट्रोलियम के प्राइसेस बढ़ेंगे। फिर हम चूँकि लोन लेते हैं आईएमएफ से, तो आईएमएफ जो हमें जिस तरह कहता है सब्सिडीज़ को विथड्रॉ करने के लिए और चीज़ों के दाम बढ़ाने के लिए, फिर वो हमें बढ़ाने पड़ते हैं। उसकी भी एक रीज़न होती है, वो रीज़न होती है कि दे वांट टू मेक एन्श्योर कि जो कर्ज़ा वो आपको दे रहे हैं, वो आप उनको वापस करोगे। क्योंकि वो एक बिजनेस एंटिटी है, वो प्रॉफिट एंटिटी है, वो लॉस में जाना नहीं चाहते। वो ये देखना नहीं चाहते कि पाकिस्तान नॉन परफॉर्मिंग लोन हो गया, वो पे नहीं कर पा रहा है, ये वो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। तो अभी जो उनके साथ हमारी बातचीत चल रही है, उसमें जो हमारा एक ट्रेंच आ रहा है $1.2 बिलियन का, वो हमें थोड़े से दिन के लिए टेम्परेरीली डिफ़ॉल्ट से भी बचा देगा, हमें हमारे फॉरेन रिज़र्व्स को थोड़ा-सा बढ़ा देगा। तीसरा क्या है कि वो हमारे जो दोस्तों से जिनसे हम कर्ज़ा माँग रहे हैं, वो हमें कर्ज़ा नहीं दे रहे, उनको भी थोड़ा मजबूत कर देगा कि अब हम आईएमएफ से हमने कर्जा ले लिया, उनकी शराइत पूरी कर दी, तो अब हम इनसे कर्जा ले सकते हैं, वो हमें कर्जा देने पे राजी थे। और चौथा जो सबसे बड़ा है वो ये कि एक स्टॉक एक्सचेंज जो हर मुल्क का होता है, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट अपना किरदार अदा करता है और उस स्टॉक एक्सचेंज को इम्प्रूव करने के लिए आपको अपनी एक साउंड फुटिंग दिखानी पड़ती है। वो साउंड फुटिंग आप तभी दिखा सकते हैं जब आप अपने आप को ये साबित करें कि आप डिफ़ॉल्ट के करीब नहीं है या कि डिफ़ॉल्ट से दूर हो चुके हैं, आप डिफ़ॉल्ट नहीं। क्योंकि आप देखिए एक छोटी-सी बात है, अभी भी हमारे पिछले वीक जो स्टॉक एक्सचेंज में हुआ, वो ये हुआ कि स्टॉक एक्सचेंज जो है हमारा, वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना सूखा-सूखा सा गया और उसमें कोई इतनी बहुत बड़ी पेशरफ्त नहीं हुई और कोई बहुत रिमार्केबल कंडीशन सामने नहीं आई वहाँ पे। क्यों? इन्वेस्टर्स शाई थे इन्वेस्ट करने में, क्योंकि उनके पास एक न्यूज़ थी कि शायद आईएमएफ के साथ हमारी डील होने में डिले होगा या हमारा इंटरेस्ट रेट जो है आईएमएफ के कहने पे मज़ीद बढ़ा दिया जाएगा। आप क्या समझते हैं, क्या किया जा सकता है महंगाई कम करने के लिए, और अब तक जो भी इक़दामात किए गए हैं वो कितने इत्मीनान बख्श हैं? सबसे मेन स्टेप तो ये है कि हमें अपने मॉनिटरिंग पोजीशंस को ठीक करना पड़ेगा। जो लोग खुद से महंगाई को बढ़ाते हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि घर में आने वाला सब्जी वाला या बाजार में बेचने वाला सब्जी वाला या बेकरी वाला या बार्बर, हर आदमी अपनी मर्जी के रेट हर 20 दिन बाद बढ़ाकर कहता है जी डॉलर का इफेक्ट है, या ये कहता है कि महंगाई बढ़ गई है और ये फलानी चीज़ भी हम इतनी महंगी खरीदते हैं, कोई ना कोई रीजंस देता है। तो ये जो हम सेल्फ कॉन्कोक्टेड या सेल्फ इंजीनियर्ड अपनी बनाई हुई महंगाई के दायरे में घूम रहे हैं, इसको मॉनिटर करना पड़ेगा गवर्नमेंट को स्ट्रिक्टली। आज दूध इतने का है, कल दूध इतने का, परसों दूध इतने का, जो मर्जी आ रही दूध वाले का दूध के दाम बढ़ाता जा रहा है। मैं एग्जांपल्स देते जा रहा हूँ वो हाउस होल्ड गुड्स के जो कॉमन है हमारे। अब आप देखें ना कि आपका अंडा इतना महंगा हो रहा है, ये मुर्गी महंगा हो रहा है, इसके रीजंस हैं। देखिए आपको एक रीजन बताता चलूं कि जो मुर्गी महंगी हो रही है, इसकी मुर्गी की प्रोडक्शन, इसकी कैपेसिटी के से बहुत कम होती चली है। रीजन क्या है कि गवर्नमेंट ने जो अभी इंपोर्ट पे कर्व लगाया और स्टैंडर्ड कंटेनर्स पोर्ट पे खड़े हैं, उनमें सोयाबीन और कनोला ऑयल भी रुका हुआ है और वो नहीं आ रहा, जो कि इसका प्रोटीन है हमारी पोल्ट्री को आगे बढ़ाने का। जो ये इसकी वजह से हमारी पोल्ट्री जो है ना वो उसकी पैदावार कम से कम होती है। जब कम होती है तो डिमांड एंड सप्लाई का जो गैप है, इक्विलिब्रियम, वो चैलेंज हो रहा है। और उसपे क्या हो रहा है
कि जो मुर्गी वाले हैं वो किसी तरह कॉस्ट को मीट नहीं कर पा रहे, तो ऑटोमेटिकली इसके दाम बढ़ा, कुछ वो दाम खुद बढ़ा रहे हैं और कुछ दाम इन्फ्लेशन की वजह से उन पे इन्फ्लुएंस है तो वो बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीजों की अगर मॉनिटरिंग हो, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे एग्जैक्ट पोजीशन है, कहाँ पे बढ़नी चाहिए, कहाँ पे नहीं बढ़नी चाहिए, कहाँ पे मुनाफाखोर अपनी तरफ से रेटों को बढ़ा रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि इसकी मॉनिटरिंग बिल्कुल नहीं हो रही। जो जिसका दिल चाह रहा है वो कर रहा है, खुलेआम चल रहा है मामला, जो चाह रहा है होर्डिंग कर रहा है, जब ज्यादा रिक्वायरमेंट आ रही है इसको निकाल रहा है, 20 रुपए बढ़ा के, 50 रुपए बढ़ा के। ये सारी चीजें अच्छी नहीं है, इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। हम लोग कमजोर है मॉनिटरिंग करने में। गवर्नमेंट को अपने मॉनिटरिंग ऑब्जेक्ट को और मॉनिटरिंग फंक्शन को बहुत स्ट्रिक्ट करना चाहिए। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर मॉनिटरिंग पोजीशन इसी तरह रही तो हम किसी तरह भी अपनी इस महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, और इसका सबसे ज्यादा नुकसान एक आम आदमी पे होता है। और कभी कभी तो वो इस तरह हो रहा है कि मैं जैसे कहता हूँ कि फूड स्टफ इतना महंगा होता चला जा रहा है कि पॉवर्टी बढ़ती चली जा रही है, हमारी गुर्बत बढ़ती चले। एक आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई ये चीजें खरीदने के लिए, खाना नहीं खा सकता, बच्चों को नहीं खिला सकता, अच्छी नींद नहीं सो सकता, इत्मीनान नहीं है जिंदगी का। तो ये तमाम चीजें उसको एक ऐसा इंसान बना रही हैं जो आगे जाकर काम करने की पोजीशन कैपेसिटी में ना रहे। इन तमाम चीजों को कंट्रोल करने के लिए आपका सवाल इतना वैलिड है, और इस वैलिड सवाल का जवाब यही है कि हमें अपनी मॉनिटरिंग को बहुत स्ट्रिक्ट करना होगा। एंड दिस इज ऑल पॉसिबल when the government is serious on it. ठीक है, जिस तरह से आपने कहा कि मॉनिटरिंग अगर बेहतर कर दी जाए, ये प्राइस कंट्रोल टीमें अगर ज़्यादा एक्टिव कर दी जाएँ, फ़ाल कर दी जाएँ, तो कम से कम लोकल सतह पर महंगाई को कंट्रोल किया जा सकेगा और लोग हुकूमती जो तय किए गए निर्ख हैं उस पर चीज़ें सेल आउट कर सकेंगे। लेकिन लोकल सतह की तो बात अपनी जगह, अगर हम कौमी लेवल की बात करें, नेशनल लेवल की बात करें, तो आप क्या देखते हैं कि माजी में भी हुकूमतें रही हैं, मौजूदा हुकूमत भी अब इस वक्त मौजूद है नून लीग की ही, तो क्या इक़दामात कर रही है और क्या किसी इक़दाम के ज़रिए ये महंगाई कम की जा सकती है कौमी सतह पे? बड़ा दम ये गवर्नमेंट खुद सादगी अपनाए, और जो ऑर्डिनरी बेनिफिट्स आउट ऑफ द वे जाकर गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं उसको विड्रॉ करे। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट इतनी सादगी अपनाए कि कल फॉरेन एक्सचेंज में हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उसमें किसी तरह जो डेफिसिट चल रहा है उसमें $2 बिलियन का इजाफा हो जाए, वो इतनी सादगी अपनाए। ये इसको बेस है। और जहां तक मॉनिटरिंग की पोजीशन है वो कोई लोकल लेवल पे नहीं है या प्रोविंशियल लेवल पे नहीं है, वो पूरे पूरे मुल्क में एक मॉनिटरिंग का माहौल बनेगा। जब हर जगह चेक एंड बैलेंस होगा तब जाकर चीजें कंट्रोल होंगी और महंगाई कंट्रोल होगी। अदरवाइज कोई रास्ता नहीं है कि आप महंगाई को कंट्रोल करें। मेरी मर्जी है, मैं जो चीज चाहता हूँ होर्डिंग कर लेता हूँ, स्टोर कर लेता हूँ, जब मर्जी आती है उसको निकाल देता हूँ, 10 गुना दाम में बेच देता हूँ। लोगों की रिक्वायरमेंट है उसको देख लें। अब आप देख लेना, आपके पास रॉ मटेरियल अगर नहीं आएगा तो आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज कैसे चलेंगी, फार्मास्यूटिकल गुड्स कैसे बनेंगी, आपकी दवाइयां महंगी हो जाएंगी, लोगों की पहुंच से बाहर जाएंगी। तो फिर क्या होगा, मार्केट में फेक मेडिसिन आनी शुरू हो जाएगी, उससे लोग ठीक होने के बजाय मजीद बीमार होंगे। तो बात सारी यही है कि जो भी शोबा है उस पर मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन के साथ मॉनिटरिंग करते हुए इसको कंट्रोल किया जाए तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली 15% रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपसे कुछ मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम फोरसाइट में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई और इसको कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ अब तक किया जा सका है, इस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। माहिर माशियात अतीकुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अतीक साहब, हम बात करें अगर 1947 से अब तक की, तो यकीनन ये तमाम अरसा ऐसा है कि इसमें महंगाई में मुसलसल इजाफा ही होता रहा है और वजूहात मुतअद्दिद रही हैं। हर कुछ अरसे बाद कीमतों में इजाफा हो जाता है अशिया की, और लोग बहरहाल उसको इस्तेमाल करने के लिए ख़रीदते भी ज़रूर हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि डॉलर की कीमत जो है वो कम हो गई है, रुपए की वैल्यू बढ़ गई है, या पेट्रोल प्राइस कम हो गए हैं और लोगों को जो है वो कीमतें पिछली कीमतों पर, चीज़ें जो है वो पिछली कीमतों पर मिल रही हों, यानी कि महंगाई कुछ कम हुई हो। ऐसा नहीं हो सका है। क्या मुस्तकबिल में भी ऐसा ही रहेगा कि महंगाई कभी कम नहीं होगी? जो रीज़न्स हैं महंगाई के वो बेशक दुरुस्त हो जाएं, आदाद व शुमार अपने बेहतर हो जाएं, लेकिन महंगाई बढ़ती चली जाएगी। क्या होगा कभी ऐसा कि महंगाई कम हो? एक बार जो चीज बढ़ जाती है हमारे मुल्क में वो कभी कम नहीं होती, और हम देख रहे हैं कि हमारे पास 1947 से लेके अब तक साउंड मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है हमारे पास, इसलिए हम इकोनॉमिक वायबिलिटीज पे आज तक बात करने की पोजीशन पे नहीं है। हम देखते हैं कि हमारे पास कोई इकोनॉमिक की पोजीशन इतनी रिकवर नहीं होती। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम देख रहे हैं कि
जो महंगाई है उसमें एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि प्राइस कंट्रोल अथॉरिटीज जो है हमारी वो इतनी मजबूत नहीं है। अगर प्राइस कंट्रोल अथॉरिटीज मजबूत हो, जो कि मॉनिटरिंग का दूसरा पार्ट है, तो हम इन तमाम प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हैं। हिस्टोरिकली देख लें, फ्यूचर के हिसाब से देख लें, अभी के रिसेंट देख लें, हर जगह आपको झोल नजर आएगा और कहीं भी कोई चीज ऐसी नजर नहीं आएगी जिसमें आप देख रहे हो कि आपका एक टाइटनिंग पॉलिसी चल रही हो और उस टाइटनिंग पॉलिसी के तहत आप स्ट्रिक्टली कंट्रोल कर रहे हो कि जो प्राइसेस हैं उसी प्राइसेस में मैन्युफैक्चरिंग करके लाना भी है, उसको उसमें कंज्यूम भी करना है और उसी 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 प्राइसेस में इसको बेचना भी है। ठीक है अतीक साहब, पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी खासा मुतासर है इस वक्त, ख़ास करके जब डॉलर के हवाले से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा तो महंगाई का एक नया तूफ़ान आ गया। तो क्या ऐसी परेशानियां हैं जो डॉलर की वजह से बिज़नेस कम्युनिटी को फेस करनी पड़ती हैं, और कौन कौन से ऐसे रीज़न्स हैं जो डॉलर की कीमतें बढ़ा रहे हैं? मटेरियल के प्राइसेस भी हाई हैं और इम्पोर्ट्स से सारी इंडस्ट्रीज चलती हैं। बिजनेस कम्युनिटी खासी परेशान है और डिस्टर्ब है। वो देख रही है एसेंशियली जिन गुड्स की ज़रूरत है जिससे वो प्रोड्यूस करते हैं, वो प्रोडक्शन कैपेसिटीज उनकी डैमेज हो चुकी हैं, वो उसको उस लेवल पे प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। और उसकी रीज़न यही है जो गवर्नमेंट ने अभी फॉरेन एक्सचेंज कर्व की वजह से, डॉलर्स की नहीं होने की वजह से इम्पोर्ट्स पे कर्व लगाया और लॉक लगाया है और तो इसको ब्लॉक किया है। तो इसकी वजह से बिजनेस कम्युनिटीज बहुत परेशान। देखिए ये जो अभी स्टैंडर्ड कंटेनर्स है ना, लगभग 100 $120 का डेली का डैमरेज जो है ना बिजनेस कम्युनिटी को अपने कंटेनर्स में पे करना, विच इज ह्यूज। फिर आप देखें तकरीबन $1 मिलियन का डेली का बिजनेस कम्युनिटी का लॉस है जो महीनों से चल रहा है और वो कंटिन्यूड है। तो इसको भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा और हम देखते हैं कि अगर कोई प्लानिंग और बहुत ही साउंड किस्म की कोई मैनेजमेंट नहीं की गई तो इकोनॉमिक सिस्टम्स और बैकवर्ड होंगे और जैसे जैसे फूड स्टफ महंगा होगा, इकोनॉमिक सिस्टम्स चैलेंज होंगे, वहाँ वहाँ हमारी प्रॉपर्टीज और बढ़ती चली जाएंगी, ग्रोथ बढ़ती चली जाएंगी, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, जो कि एक बहुत ही चैलेंजिंग बात है, जो कि बहुत अफसोसनाक बात है। दुनिया का हर मुल्क तरक्की कर रहा है, बहुत आगे जा चुका है, लेकिन हमें पता नहीं क्या है, हम अपने टैरिफों में ही घूम रहे हैं। और आपने सही कहा कि क्या ये इंटरनल वजूहात हैं कि एक्सटर्नल हैं, तो हम लोग चूंकि एक कर्ज लेने वाली कौम है तो अपने कर्ज उतारने और सूद देने में ही परेशान रहते हैं। और मैं आपको एक फिगर बताऊं बड़ा अच्छा, कि हमें तकरीबन अगले 4-5 माह में $9 बिलियन जो है वो पे करना है अपना कर्जा। और अगर किसी तरह हम बच भी जाए इस बात से कि हम अपने कर्जे को, कोई मॉरेटोरियम हो जाए, कोई डेफर्ड हो जाए, कोई आगे पीछे हो जाए, तभी भी हमें लगभग 911 बिलियन रुपए का सूद देना है। आप अंदाजा लगाएं, वो तो डेफर नहीं हो सकता, वो तो मॉनेटरी में नहीं आएगा, आपको उन पैसों का इंतजाम करना है। जबकि अभी हमारे पास सबको पता है कि हमारे रिजर्व्स में जो पैसे हैं वो इतने कम हैं कि वो मुश्किल से हमारे 3 महीना चलाने के लिए काफ़ी होंगे। ये सारी सूरत हाल बहुत सीरियस है, इस पे बहुत काम करने की ज़रूरत है और रियल इकोनॉमिक फैक्टर्स को अप्लाई करने की ज़रूरत है और देखना होगा कि हम कहाँ से अपनी इकोनॉमी को बचा सकते हैं, कौन सा ऐसा पोटेंशियल यूज़ करें जिसमें ये जितने सारे प्रॉब्लम्स हमारे साथ कॉम्प्लिकेट होके आ गए, उससे हम अपनी इकोनॉमी को सेव कर सकें। एक बहुत बड़ा एक चैलेंज बहुत है बड़ा आज। चैलेंज है आज। आई एम श्योर इस पे आई एम काम भी श्योर इस पे हो काम रहा है और आई एम श्योर इस पे कोई कामयाबी हासिल होगी ज़रूर, सिंसियरली अगर इस पर एफर्ट किया जाए। हम सब मिलकर अपनी विल के साथ इस बात से सिर्फ अपनी कौम के लिए और सिर्फ पाकिस्तान के लिए सोचना है और सिर्फ पाकिस्तान को इस भाव से निकालना है। श्योर हम लोग एक ना एक दिन तो जरूर कामयाब होंगे अगर टोटल मिक्स एफर्ट्स किए जाए। बिजनेस कम्युनिटी इस पे सीरियस है, एफर्ट्स कर रही है और जहाँ तक बिजनेस कम्युनिटी का ताल्लुक है वो प्रॉब्लम्स में है और इन प्रॉब्लम्स में निकलने की कोई ना कोई मनोवर तो हो ही रही है और वो मनोवर इसीलिए हो रही है कि जब बिजनेस टोटल इकोनॉमी इन प्रॉब्लम से निकल जाएगी।
ठीक है, लास्ट में थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं अतीक साहब कि महंगाई तो ज़रूर बढ़ जाती है पाकिस्तान में, और दुनिया भर में जिस तरह हमने कहा कि महंगाई के सताए अवाम एहतजाज कर रहे हैं, चाहे वो यूरोप हो, अमेरिका हो या कोई भी रीजन हो, लेकिन वहाँ पर लोगों की तनख्वाहें भी उस एहतजाज के नतीजे में बढ़ा दी जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान में हम देख रहे हैं महंगाई ज़रूर बढ़ जाती है, हर कुछ रोज़ बाद मुख्तलिफ़ चीज़ों की कीमतें भी बढ़ जाती हैं, लेकिन तनख्वाहें वहीं की वहीं रहती हैं, चाहे वो सरकारी मुलाजिम हो या वो प्राइवेट सेक्टर के मुलाजमीन हो, ये तनख्वाहें नहीं बढ़ पाती हैं। तो महंगाई के हिसाब से तनख्वाहें ना बढ़ाना कैसा है, और आप क्या समझते हैं कि क्या इसका भी कोई फार्मूला होना चाहिए कि अगर महंगाई में इतने फ़ीसद इजाफा हुआ है तो खुद तौर पे तनख्वाहें बढ़ा देनी चाहिए? बढ़नी चाहिए, और ना बढ़े तो इस इंसान कैसे गुज़ारा करेगा? मैंने एक मामूली सी मिसाल दी कि बिजली का बिल, तनख्वाह से बिजली का बिल अदा करते हैं तो बाकी बच्चों का खाना, उनकी फ़ीसें, घर का किराया, कोई बीमार पड़ जाए तो उसके इलाज व मुआवजा, और दूसरी 10 चीज़ें एक इंसान को चाहिए होती है। लॉजिस्टिक कॉस्ट, जिससे वो ऑफिस आए जाए, पेट्रोल के पैसे। ये तो सूरत हाल ये है कि हज़ारों रुपए में तो इंसान सिर्फ अगर मोटरसाइकिल में भी जाए तो इतना महंगा है कि वो सिर्फ हज़ारों हज़ारों रुपए खर्च करके तो सिर्फ अपने ऑफिस पहुंचता है और अपने ऑफिस से आता है। तो ये तमाम चीज़ें इतनी सीरियस प्रॉब्लम में है इस वक़्त कि इसका कोई ना कोई तरीक़ा कार निकालना चाहिए, और इसका तरीका सबसे अच्छा यही है इस वक़्त कि थोड़ा मुनाफ़ा कम करो, लेकिन अपने हितों का ख्याल करो। और मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी इदारे हैं जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं, जिनके काम धंधों में इतनी गुंजाइश है, तो वो ज़रूर अपने स्टाफ की सैलरी को कंसीडर करें, रिकंसीडर करें और उसको बढ़ाएँ। लेकिन सूरत हाल समीम ये है कि जब धंधा ही नहीं चल रहा, कारोबार नहीं हो रहा, कई कारोबार में तो कोई पेशरफ्त ही नहीं हो रही, प्रोडक्शन तो एक तरफ रही, ट्रेडर आगे परेशान है, होलसेलर परेशान है, और रिटेलर अपना परेशान है, दुकानदार परेशान है, उसकी वही वारा नहीं खा रहा, और जिस पे उसने अपने बंदे को निकाला नहीं है और उसकी सैलरी का ख्याल कर रहा है। तो अल्लाह ताला करे कोई ऐसे हालात आए कि वो इस काबिल हो कि वो उसको एक अच्छा इंक्रीमेंट दे, उसको थोड़ा-सा साई ऑफ रिलीफ आए, और ऐसा करना ज़रूरी है। आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं बिज़नेस कम्युनिटी से रिक्वेस्ट करूँगा और पब्लिक बॉडीज़ से और गवर्नमेंट से भी कि जो लोग भी आपके मुलाज़िम हैं, उनको अगर तनख्वाह नहीं बढ़ा सकते तो उनके लिए कोई आप मंथली प्रोविज़न्स मुकर्रर कर दें जो उनको तनख्वाह के अलावा एक्स्ट्रा मिल जाया करे। बहुत शुक्रिया। अतीकुर रहमान हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान के शहर कराची से, और हम कुछ बातचीत कर रहे थे पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से। गो के बरतानिया हो, स्पेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, या कोई भी ऐसा मुल्क हो यूरोप का जहाँ पर इस वक्त माशी मसाइल से लोग दो चार हैं, और वो भी अपने इन मसाइल को हल करने के लिए, अपनी तनख्वाहों में इजाफे के लिए, उजरतों में इजाफे के लिए सड़कों पर निकलते नज़र आते हैं। लेकिन पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर लोग एहतजाज नहीं करते तनख्वाहों में इजाफे के लिए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि महंगाई बढ़ती चली जाएगी और उनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं हो सकेगा। किस तरह से जनूबी एशियाई ममालिक इस बढ़ती हुई महंगाई को काबू कर सकेंगे और आने वाला वक्त उनके लिए कितना कठिन साबित होगा, इस पर हमने कुछ गुफ्तगू की। आज के इस प्रोग्राम के लिए इतना ही। अगले हफ्ते एक और मौजू के साथ हाजिर होंगे प्रोग्राम टीम के साथ। समीन नवाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।